सुप्रीम कोर्ट के अभी जो अरावली हिल्स का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद 90% से ज्यादा अरावली पहाड़ियों को अब अरावली नहीं माना जाएगा। अरावली हिल्स जो दिल्ली एनसीआर के आसपास एक लौती हिल रेंज है, खनन और निर्माण के लिए इस जगह को खोल दिया जाएगा। हम सबको वो नुकसान होने वाला है। बहुत पुराने पहाड़ हैं अरावली, हिमालय से ज्यादा पुराने। सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है कि अगर वो 100 मीटर से नीचे गए उसको जो चाहो कर सकते हो, समतल कर दो, फोड़ दो, फाड़ दो, जो करना है। ये मामला जो है अरावली के नाश का नहीं है, ये मामला गरीबों के नाश का है। नुकसान उनको होने वाला है, तो इसलिए आप पा रहे हो कि आवाजें बहुत कम उठ रही हैं। जिनका फायदा होना है वो सब ताकतवर लोग हैं, वो मुट्ठी भर लोग हैं पर बहुत बहुत ताकतवर हैं। पर्यावरण जब भी बर्बाद किया जाता है, जिन्होंने बर्बाद किया उन्हें नहीं भुगतना पड़ता। जिनका कोई कसूर नहीं है या बहुत कम कसूर है, भुगतना उनको पड़ता है। क्लाइमेट चेंज को रोकने की जिनके पास ताकत है वही जिम्मेदार है क्लाइमेट चेंज करने के लिए, लेकिन वो रोके क्यों जब वो भुगत नहीं रहे हैं। पर वो नहीं रोकेंगे, नहीं रोकेंगे, नहीं रोकेंगे। उन्हें दिखाई नहीं देता कि जिन अमीरों को और नेताओं को और सेलिब्रिटीज को और बाबाओं को तुम अपना आदर्श बनाते हो और पूछते हो, वही तुम्हारी जिंदगी खा रही है। जब अरावली कटेंगी तो दो बातें होंगी। प्रणाम आचार्य जी, मेरा नाम मेधा खेंगरे है। सुप्रीम कोर्ट के अभी जो अरावली हिल्स का जो फैसला है, उससे 90% हिल्स तो माइनिंग एक्टिविटी के लिए खुले हो जाएंगे। इलीगल तो माइनिंग एक्टिविटी हो ही रही है, मतलब 25% और 31% जो राजस्थान की हो रही है। पानी कम हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है और ज़्यादा बढ़ेगी, ज़मीन बंजर हो जाएंगी। तो उत्तर भारत और जो नॉर्थ वेस्ट भारत है उनको तो तकलीफ होगी ही, लेकिन हम सबको वो नुकसान होने वाला है। तो ऐसे फैसले कैसे लिए जाते हैं? तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले क्यों ले रहा है? हम सबको नुकसान होने वाला है, माने किसको होने वाला है? आज आप सब यहाँ बैठे हुए हो, ये जो आज की बातचीत है ये टिकटेड बातचीत है ना, ठीक है? आज यहाँ आने के लिए आपने पैसे खर्च करे हैं। जितना टिकट था उतना अगर आपने दिया है तो अरावली के खनन से आपको बहुत कम नुकसान होने वाला है, आपको नहीं होने वाला। प्रश्नकर्ता ने कहा कि पहले ही इतना वहां अवैध खनन चल रहा था, कुछ 90% बोला, कुछ 25% बोला कि इतना पहले ही हो चुका था, ये था वो था। कुछ थोड़ा बहुत वहां पर पहाड़ के नाम पर ठूंठ बचा हुआ था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है कि उसका जो एलिवेशन है, अगर वो 100 मीटर से नीचे गए तो उसको अरावली गिनो ही मत, और उसको जो चाहो कर सकते हो, समतल कर दो, फोड़ दो, फाड़ दो, जो करना है। फिर कह रही है नुकसान तो हम सबको होगा। नहीं होगा। आप यहाँ जो बैठे हुए हैं, आप ज्यादातर मध्यम वर्ग हैं, कुछ उच्च मध्यम वर्ग भी हैं। आपको बहुत कम नुकसान होने वाला है और यही कारण है कि कोई विरोध नहीं करने वाला। ये मामला जो है अरावली के नाश का नहीं है, ये मामला गरीबों के नाश का है। भारत में जो मध्यम वर्ग है, मिडिल क्लास, वो बहुत बड़ी नहीं है। खासकर अगर मैं उसको स्ट्रिक्टली मिडिल और अपर मिडिल मानूं तो, अगर मैं जो निम्न आय वर्ग है उसमें लोअर मिडिल इनकम क्लास भी जोड़ दूं, तो वही लोग हैं आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा। 2/3 3/4 निर्भर इस पर करता है कि आप
रेखा कहां पर खींच रहे हो और किस आधार पर खींच रहे हो। कुछ आधार तो ऐसे हैं जिन पर अगर आप रेखा खींचो तो 80-90% भारत लो इनकम ग्रुप और लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करता है। नुकसान उनको होने वाला है, तो इसलिए आप पा रहे हो कि आवाजें बहुत कम उठ रही हैं। ये मामला जो है इन्वायरमेंटल इनजस्टिस का है, क्लाइमेट इनजस्टिस का है, डिस्ट्रीब्यूशनल इनजस्टिस का है, जलवायु अन्याय, पर्यावरणीय अन्याय, वितरणात्मक अन्याय। कैसे वितरण माने क्या? बांटना। कैसे? अरावली कटेंगी, और अब ये मुद्दा हफ्ते भर पुराना करीब हो गया, तो आप लोगों ने, मैं इतना उम्मीद करता हूं सामान्य ज्ञान के नाते, जो इसका साधारण विवरण है वो तो पढ़ ही रखा होगा ना अखबारों में। सर हिल नहीं रहे हैं। इतनी दूर का है क्या राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात? राजस्थान मतलब पड़ोसी का पड़ोसी ही है भाई। तो पता है ना, इसके जो बेसिक फैक्ट्स है वो तो पता ही है ना। जब अरावली कटेंगी तो दो बातें होंगी, किसी का फायदा किसी का नुकसान, किसी का फायदा किसी का नुकसान। अब अरावली माने एक पर्वत श्रृंखला, अब वो तो अपने आप में चेतन है नहीं, वो तो कॉन्शियस है नहीं, तो उसका क्या नुकसान हो जाएगा? ठीक है, बहुत ज्यादा उस पर हरियाली भी नहीं है, पत्थर ही है ज्यादा, बहुत पुराने पहाड़ हैं अरावली, हिमालय से ज्यादा पुराने हैं, और इतने पुराने हैं कि घिस घिस करके अब उनका जो कद भी है वो बहुत ऊंचा नहीं रह गया। तो किसी का नुकसान होना है, किसी का फायदा होना है। जिनका फायदा होना है वो सब ताकतवर लोग हैं, वो मुट्ठी भर लोग हैं पर बहुत बहुत ताकतवर हैं। ये मामला सिर्फ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन का नहीं है, ये मामला इकोनॉमिक इनजस्टिस का है। और जिनका नुकसान होना है वो बहुत बड़ी तादाद में, बहुमत में हैं, पर वो सब गरीब लोग हैं। तो ये कुल मिलाकर के खेल ये है कि अरावली के कटने से गरीबों के पास जो रहा सहा बचा खुचा थोड़ा बहुत भी है वो और ज्यादा अमीरों की तरफ चला जाएगा। आप कहेंगे अमीर तो अमीर है, उसे गरीब को लूटने की क्या पड़ी है, इसलिए क्योंकि गरीब बहुत ज्यादा है। इतने ज्यादा है गरीब कि उनसे थोड़ा थोड़ा भी लूटा तो काफी हो जाता है। और फिर बात लालच की है, होगा गरीब, मुझे तो उसको लूटना है क्योंकि मेरे पास लालच है। क्या होने वाला है? तो हमने कह दिया 100 मीटर से नीचे है तो उसको हम मानेंगे ही नहीं कि पर्वत श्रृंखला है, मानेंगे ही नहीं। तो क्या होगा उसका? वहां पर होगी ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग, शुरुआत इससे होगी। ठीक है, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग होगी तो वहां पर उड़ेगी जबरदस्त किस्म की धूल। पत्थर निकलेगा और उस पत्थर को ट्रकों में भर भर के ले जाया जाएगा। वो जो पहाड़ था वो अब पत्थर हो गया, वो पत्थर भरा जाएगा ट्रकों में, और फिर उस पत्थर को तोड़ तोड़ कर क्या बनाया जाएगा? गिट्टी और बजरी। ठीक है, इन सब का मुनाफा किसको मिलने वाला है? किसको? वो जो माइनिंग का ठेकेदार है उसको मिलने वाला है, जिसको क्वारिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसको मिलेगा मुनाफा। और ये सब राजनेताओं के संरक्षण से ही मिलते हैं, सब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको मिलेगा मुनाफा। अब वो पत्थर हट गया, वो जगह लगभग समतल हो गई, बहुत ऊंची तो थी भी नहीं, वो जगह थोड़ी समतल हो गई। तो अब वहां पर आएगा बिल्डर और वो वहां पर बनाएगा अरावली ग्रीन्स, और वो कहेगा आप यहां आइए, यहां मैं रिजॉर्ट भी बना रहा हूं और इको टूरिज्म करिए। तो फायदा किसका हो गया?
वो जो बिल्डर है जो वहां पर अब रेजिडेंसेस बनाएगा और जो वहां पर 5 स्टार होटल्स खोलेंगे और अमीरों को कहा जाएगा आओ आओ यहां पर इको टूरिज्म करो। कहां तुम गुड़गांव में बैठे हुए हो, कहां जयपुर में और दिल्ली में बैठे हुए हो, आओ यहां पर टूरिज्म करो और वहां पर अब वेडिंग डेस्टिनेशंस भी बनेंगी और ये सब कुछ होगा। खूब फायदा दिखाई दे रहा है ना कि नहीं दिख रहा? जो बिल्डर है रेजिडेंशियल बना रहा है उसको भी होगा, जो बड़ी बड़ी 5 स्टार चेन्स हैं होटल्स की उनको भी होगा, जो पत्थर उखाड़ करके ले गया है उसको भी हो रहा है। और उस जगह पर पानी तो है नहीं, पर वहां पर जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज निकलेंगी वो निकलेंगी बहुत महंगी महंगी, तो वहां पर पानी सप्लाई किया जाएगा बोरवेल से, टैंकर से। अब किसका फायदा हो रहा है? वो जो पानी सप्लाई करने वाला है उसकी भी चांदी हो गई। और अमीरों के पास पैसा बहुत है और दिल्ली इतनी बर्बाद हो गई है कि वो भागना चाहते हैं, तो उनको थोड़ी सी भी अगर नीची पहाड़ी पर भी कहीं पर कोई बुला लेगा कि आ जाओ यहां पर हमने एक नई सोसाइटी बनाई है, नए विलास बनाए हैं, और उसका कुछ इंटरनेशनल सा नाम दे दो और बोल दो कि देखो ये खास तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, पत्थर काट दिया गया है और एकदम चौड़ी साफ सड़कें बनाई गई हैं, तो लोग पहुंच जाएंगे वहां पर। सबका मुनाफा चल रहा है। और यही असली खेल है। मीडिया उन्हीं के हाथ में है जिनका मुनाफा होने जा रहा है, तो मीडिया इस पर आवाज क्यों उठाए? बोलो, नुकसान किनका होने जा रहा है? आम आदमी का। नुकसान किसका होने जा रहा है? पेड़ पौधों का, जानवरों का। नुकसान किसका होने जा रहा है? एकदम जो गरीब लोग हैं उनका। और नुकसान किसका होने जा रहा है? उनका जो अभी पैदा भी नहीं हुए। ये चोरी इस सिर्फ गरीबों की जेब से नहीं की जा रही, ये चोरी अजन्मी पीढ़ियों की जेब से भी करी जा रही है। क्योंकि अब क्या होगा, अरावली क्या करते हैं, मैं उम्मीद करता हूं आप इस पर पहले ही पढ़ चुके होंगे तो बहुत विस्तार की जरूरत नहीं है। अरावली क्या करते हैं? अरावली के पश्चिम में क्या है? रेगिस्तान। तो पहली बात, वहां से जो गर्म हवा आ रही है उसको अरावली रोकता है, और दूसरी बात, वहां से जो धूल आ रही है महीन, उसको अरावली रोकता है। और जिसको आप AQI कहते हैं वो भी किससे बढ़ता है? क्या नापता है AQI? SPM, पार्टिकुलेट मैटर, माने धूल ही नापता है, गैस नहीं नापता AQI। अरावली था जो रोका करता था इसी पार्टिकुलेट मैटर को रेगिस्तान से दिल्ली NCR की तरफ आने से। आप काट दो अरावली को, ये सब और आएगा। आप काट दो अरावली को, गर्म हवाएं और ज्यादा आएंगी। उन गर्म हवाओं से अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनके पास AC हैं। उस धूल से अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनके पास फिल्टर्स हैं, प्योरीफायर्स हैं। और क्या करता था अरावली? अरावली जब, एक तो वहां पहले ही बारिश बहुत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि अरावली का जो कद है बहुत ऊंचा नहीं है, ठीक है। और जो मॉनसून की हवाएं होती हैं वो भी अरावली को ऐसे 90 अंश के कोण पर नहीं मारती हैं, वो ओब्लिकली मारती हैं अरावली को। तो इसीलिए बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है, दो कारणों से। एक तो अरावली का कद ज्यादा नहीं है, दूसरे जो कोलिजन होता है मॉनसून विंड्स का वो परपेंडिकुलर नहीं होता। पर फिर भी कुछ बारिश तो होती थी अरावली से, कुछ तो होती थी। बारिश का होना ही पर्याप्त नहीं होता है, क्योंकि भारत में बारिश के साथ एक गड़बड़ चीज जुड़ी हुई है। क्या? कि मॉनसून साल में बस 3 महीने के लिए होता है। मॉनसून साल में बस 3 महीने के लिए होता है। बहुत सारे दुनिया के देश हैं जहां पर जो एनुअल रेनफॉल है वो ऑलमोस्ट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, माने प्रति माह थोड़ी थोड़ी वर्षा होती रहती है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो ज्यादातर बारिश है वो जून से लेकर सितंबर के बीच में समाप्त हो जाती है, वो भी ज्यादा जुलाई और अगस्त में। इससे आशय क्या है? इससे आशय यह है कि बाकी समय में कोई बारिश नहीं होती तो पानी बचाना पड़ता है। मॉनसून में ही गिर गया सारा पानी, और उसी पानी का इस्तेमाल साल भर होना है। पानी बचेगा कैसे? पानी तब बचेगा जब पानी जमीन के भीतर चला जाए, तभी तो बचेगा ना, ग्राउंड वाटर, तभी तो रिचार्ज होगा। पानी नीचे उतना ही जा सकता है जितना उसको सरफेस एरिया मिल रहा है नीचे जाने के लिए।
इसको पूरा फैला दूं ऐसे, ठीक है, इसको पूरा फैला दूं और इसको किसी सतह पर रख दूं और फिर इसमें पानी डालूं तो ये कितना पानी सोखेगा? और अगर इसको एकदम ही ऐसा कर दूं और फिर इस पे पानी डालूं तब कब सोखेगा? जब इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। अब जो पहाड़ी सतह होती है वो ऐसी होती है, असमतल, अनइवन, तो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो अरावली, वो जो थोड़ी बहुत बारिश होती है, थोड़ी बहुत कीमती बारिश, उसी से काम चलना है राजस्थान का, हरियाणा का और दिल्ली का। अरावली अपनी असमतल सतह के कारण उस पानी को नीचे जाने का ज्यादा मौका देता है। आपने उसको क्या बना दिया? एक फ्लैट स्मूथ सरफेस। तो पानी गिरेगा और बह जाएगा। बह जाने से पहली बात तो वो अंदर नहीं गया, तो ग्राउंड वाटर, एक्वीफर, इन्हें कुछ मिला नहीं। दूसरी बात, ये जो बह गया, ये इकट्ठे बह गया तो अब आएगी बाढ़। जो पानी सतह से नीचे चला जाना चाहिए था वो नीचे जाने की जगह एक साथ बह गया, क्योंकि मॉनसून एक साथ होते हैं 2 महीने में बस। वो बह गया, वो बहेगा तो बाढ़ आएगी। बाढ़ में कौन बहेगा? अमीर लोग नहीं, वहीं पे जो गांव नव वाले, बस्ती वाले नीचे रहते हैं वो सब बह जाएंगे। उनके पास ना पैसा है ना आवाज है, तो उनकी कौन सुनने वाला है? हम गलत कह रहे हैं अगर हम कह रहे हैं कि अरे अरावली बचाओ। ये बात अरावली बचाने की है ही नहीं, ये बात आम आदमी को बचाने की है। भारत में, दुनिया में इनकम इनइक्वालिटी लगभग सबसे ज्यादा है। भारत में जो शीर्ष 10-20 लाख लोग हैं इनकम में, वो उतने ही अमीर हैं जितने शीर्ष 10-20 लाख अमेरिकन या 10-20 लाख यूरोपियन। इस बात को अच्छे से समझो। भारत में अगर इनकम की लिस्ट बनाई जाए तो जो टॉप 1 या 2 मिलियन हैं, सबसे ज्यादा आय वाले 10 या 20 लाख लोग, उनकी उतनी ही इनकम है जितनी सबसे ज्यादा आय वाले अमेरिकन या यूरोपियन लोगों की। भारत इतना अमीर है, पर वो सारा पैसा सिर्फ ऊपर के 0.1 या 0.5 लोगों के हाथ में है। भारत बहुत बहुत अमीर है, पर वो सारा पैसा चंद हाथों में है। और ये जो अभी हो रहा है अरावली के साथ, वो उसी लंबी चलती श्रृंखला की एक और कड़ी है, जिसमें गरीब के पास जो इतना सा भी है उससे नोच करके अमीर को दे दिया जा रहा है। यही है इनकम इनइक्वालिटी। बात आ रही है समझ में? तो ये आप गलत देख रहे हो अगर आप कह रहे हो कि ये तो अरावली के साथ कुछ हो रहा है। अरावली के साथ नहीं हो रहा है, ये अमीरों और गरीबों के बीच में कुछ चल रहा है। आप कहते हो हम सब पर असर पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा? हम लोग यहां हॉल में बैठे हैं, एसी चल तो रहा है, क्या असर पड़ने वाला है? आपको कभी पानी की किल्लत हुई है क्या? बल्कि आपके पास बड़ी गाड़ियां हैं, एसयूवीज हैं, आप तो खुश होगे। आप कहोगे डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट। देखो चौड़ी सड़क बना दी पहाड़ पर। आपको ये थोड़ी दिखेगा कि उस चौड़ी सड़क ने एक्वीफर को बाधित कर दिया है, नीचे नाश हो गया, उस सड़क के नीचे सब बर्बाद हो गया, पर ऊपर ऊपर सड़क जो है चिकनी चिकनी चौड़ी चौड़ी दिखाई दे रही है। आप खुश हो जाओगे। धूल आएगी, धूल से कुछ भी होता है। कोई भी एक मास हेल्थ प्रॉब्लम जब खड़ी होती है तो उसमें बहुत डिस्प्रपोर्शनेट तरीके से, गैर अनुपातिक तरीके से गरीब ही मारा जाता है। आप पत्थर तोड़ रहे हो, उसमें से धूल उड़ रही है ना, वो धूल क्या वो लोग सूंघ रहे हैं जिनके घर में उस पत्थर की अब टाइल्स लगने वाली हैं? उन्हीं पत्थरों की टाइल्स लगेंगी अमीरों के घरों में। हर जब वो खनन चल रहा था और उससे जो माइक्रो पार्टिकल्स उठते हैं खनन से, वो क्या उन अमीरों की नाक में गए थे?
कुछ मिनरल्स भी निकल सकते हैं इन पहाड़ियों पर। वो जो मिनरल्स निकलेंगे, उन मिनरल्स को निकालने की सारी जिम्मेदारी किस पर है? वहां जो एक गरीब वर्कर है, पर उन मिनरल्स का इस्तेमाल कौन करने वाला है? रात में अपने ज्यादा सरफेस एरिया के कारण अरावली ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर राजस्थान में बादल बहुत कम होते हैं। जब बादल बहुत कम होते हैं ना, तो जो ओपन सरफेसेस होती हैं वो अपनी हीट को स्पेस में वापस रेडिएट कर देती हैं। तो वो जो अरावली ठंडी हो जाती है, उसका कुछ असर अगली सुबह तक भी चलता है। अगली सुबह तक भी कुछ ठंडक रह जाती है। आपने उसको काट कूट के समतल कर दिया तो उसकी रेडिएट करने की क्षमता भी चली गई। पहले ही गर्मी इतनी है इस क्षेत्र में जिसकी बात हो रही है, वहां गर्मी और बढ़ेगी, लेकिन उस गर्मी का कोई भी असर अपर मिडिल क्लास पर नहीं पड़ना है। मिडिल क्लास पर भी बहुत कम असर पड़ना है। वो जो मजदूर है, वो जो सड़क पर मोमोज बेच रहा है, वो जो रिक्शा चला रहा है, वो जो ऑटो चला रहा है, जो ठेला लगा रहा है, मरेंगे ये। या जो जो गार्ड हैं, जो जा करके यहां पर इधर उधर की बस्तियों में रहते हैं, बाहर ड्यूटी कर रहे होते हैं आपके घरों के बाहर, ये मरेंगे। या वो जो घर पे आते हैं फूड डिलीवरी करने, भुगतेंगे ये। इसलिए आप पा रहे हो कि कोई बड़ी आवाज इसमें नहीं बोल रही है, क्योंकि किसी का कोई नुकसान होने जा ही नहीं रहा। सबको ऐसा लग रहा है नुकसान तो होगा और भरपूर होगा, पर वो नुकसान क्या है इनको दिखाई नहीं दे रहा। बात आ रही है समझ में? यही काम हिमालय के साथ हुआ है, यही काम वेस्टर्न घाट्स के साथ हुआ है, जहां आप लोग हैं, ये जो हमारे पश्चिमी घाट हैं। यही काम समुद्र तटों के साथ और नदियों के तटों के साथ हुआ है। इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन हमेशा अनजस्ट होता है। पर्यावरण जब भी बर्बाद किया जाता है, जिन्होंने बर्बाद किया उन्हें नहीं भुगतना पड़ता। जिनका कोई कसूर नहीं है या बहुत कम कसूर है, भुगतना उनको पड़ता है। और यही कारण है कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के दुनिया कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को रोकने की जिनके पास ताकत है वही जिम्मेदार है क्लाइमेट चेंज करने के लिए। लेकिन वो रोके क्यों जब वो भुगत नहीं रहे हैं? जो क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं उन्हें क्लाइमेट चेंज की मार नहीं भुगतनी पड़ रही है, और उन्हीं के पास ताकत है नीति निर्धारण की कि वो रोक पाए, पर वो नहीं रोकेंगे, नहीं रोकेंगे, नहीं रोकेंगे। और जो भुगत रहे हैं वो गूंगे हैं और मूर्ख हैं। उन्हें दिखाई नहीं देता कि जिन अमीरों को और नेताओं को और सेलिब्रिटीज को और बाबाओं को तुम अपना आदर्श बनाते हो और पूजते हो, वही तुम्हारी जिंदगी खा रहे हैं। सर, लेकिन करने वाला कोई होता है, भरने वाला कोई होता है। तो पड़ोसी राज्य के, मतलब हम अगर महाराष्ट्र से हैं तो हम उनके प्रति जो करुणा रखते हैं, तो आप वो उसका करुणा क्या? वेस्टर्न घाट्स के लिए रख लीजिए ना। आप चलिए महाराष्ट्र से हैं तो आप छोड़िए अरावली को। भारत का सबसे रिच लेकिन सबसे सेंसिटिव और थ्रेटेंड इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट तो महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र से शुरू करके केरल तक आप उसका ही ख्याल रख लो। आप उसका भी क्या ख्याल रख रहे हो? और बड़ा अच्छा लगता है, वो कहते हैं फार्म हाउसेस बन रहे हैं, फार्म हाउसेस, शहर से दूर पहाड़ काटकर फार्म हाउसेस बन रहे हैं। हमें भी लगता है अब हम प्रकृति के करीब आ गए। प्रकृति को बर्बाद करके तुम प्रकृति के करीब आ गए हो, चलो बढ़िया है, हमारे पास फार्म हाउस है। सबसे गंदे इनके नाम होते हैं। इनके नामों में होगा इको, ग्रीन, नेचर, ट्रीज, पाइन्स।
द सिंगिंग रिवर, द ब्लू स्काई, और वहां पर एक एक यूनिट होगी 5-5 करोड़ की, 5 करोड़ से शुरू करके 5 करोड़ से 25 करोड़ तक, और नाम उसका ऐसे दिया जाएगा जैसे बिल्कुल जंगल ही है। और हकीकत यह है कि जंगल को काट कर वो सब बनाया गया है, जंगल था। फिर जितने धनाढ्य लोग हैं जब जाएंगे तो उन्हें गोल्फ भी खेलना होगा, और वो बड़ी ग्रीन सी जगह लगती है ना गोल्फ का मैदान। वो जो ग्रीन है वो बस घास है। वो उतनी बड़ी जो जगह है जहां पर आप खड़े हो जाते हो वो बग्गी लेकर के, इतनी बड़ी जो जगह है वहां सिर्फ घास कैसे बची? वहां पहले क्या रहा होगा? क्या रहा होगा? वो जंगल था। अमीरों के पसंदीदा खेल भी इकोलॉजिकली डिस्ट्रक्टिव होते हैं। बहुत सारे गोल्फ ग्राउंड्स बनने वाले हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रहा है, बेहतर क्वालिफाइड है, बेहतर जानते होंगे, लेकिन मैं जहां से देख रहा हूं ये संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, राइट टू लाइफ का। क्योंकि राइट टू लाइफ खुद सर्वोच्च न्यायालय की परिभाषा के अनुसार राइट टू लाइफ में राइट टू हेल्थ, राइट टू डिग्निटी, ये सब आता है। राइट टू लाइफ माने राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ। अगर कोई फैसला ऐसा है जिससे लाइफ पॉल्यूटेड हो जाएगी तो वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। नमस्ते आचार्य जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। 1-1.5-2 साल पहले आप हमारे जीवन में आए आपके विचारों के माध्यम से, और आप जब आए तो हमने देखा कि आप पहले ऐसे व्यक्ति थे जो बिना ईगो के आ रहे, बिना वो वस्त्रों के, मालाओं के, और केवल प्योर विचारों के साथ आ रहे। और केवल आप नहीं आए, आप बड़े ज़ोरदार तरीके से, आपके साथ कबीर साहब आए, बोध आए और कृष्ण जी आए। घर में आए तो बच्चों के साथ भी बातें शुरू हुई, आपके विचार बच्चों तक पहुंचा रहे। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काम करते हैं तो पहले के जो दुख थे जो अभी हास्यास्पद लगने लगे, और बट अभी जो दुख आ रहे हैं, अभी जो बेचैनी आ रही है, ये काफ़ी बेचैन करते हैं। क्योंकि जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम बात करते हैं और इसी मुद्दे पे काम होता है एज अ ऑटोमोटिव, हमको एक आजकल सस्टेनेबिलिटी और CO2 न्यूट्रलिटी की बड़ी बातें चल रही है। बात ये होती है कि हमें धरती को बचाना है तो हमें ये चीज़ें करनी है, स्कोप 1 करना है, स्कोप 2 करना है, इलेक्ट्रिसिटी पे काम करना है, और हम बड़े प्रवचन देने लगते हैं हमारे सभी लोगों को कि हमें ये करना है, वो करना है। बट वो करते समय काफ़ी छोटा महसूस होता है, क्योंकि उसी समय हमें दिख रहा है कि अभी अरावली की बात हो रही है, उसी समय हम सोच रहे हैं कि हम छोटे छोटे क्रियाओं से कुछ बचा लें, और उसी समय दिख रहा है इतने बड़े वॉर्स हो रहे हैं। हर दिन इतनी CO2 न्यूट्रलिटी की एक तरफ हम बात कर रहे हैं, उसके हज़ारों करोड़ों गुना हर दिन ये सब CO2 चीज़ें हो रही है। और ऑर्गेनाइजेशंस आर वेरी ईगर बिकॉज दे नाउ सी द प्रॉफिट फ्रॉम द CO2 न्यूट्रलिटी प्रोजेक्ट। और अमीरों की जो थॉट प्रोसेस है प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ही पूरी दुनिया झुक रही है, और वो काफ़ी पावरफुल है और ये दुखप्रद है। जब हम घर में बच्चों के साथ बातें करते हैं, ये विचार बच्चों तक पहुंचाते हैं, कहीं ना कहीं ये डर लगता है कि हम उन्हें बता रहे हैं बट हम जी नहीं रहे। तो वो एक बेईमानी अंदर से हर तरफ हर दिन आती है कि हमें बताना भी है, अंदर बेईमानी भी है। ऑफिस में भी बात हो रही है बट अंदर बेईमानी है। हम बात कर रहे हैं कि हमको धरती बचानी है, तो इसमें आपका मार्गदर्शन चाहूँगा। पृथ्वी आपकी अकेले की थोड़ी ही है, यहां बेईमानी नहीं है, अभी समझ में कमी है। आप सोच रहे हो कि गीता आपकी जिंदगी में आ गई या संतवाणी आ गई तो आप किसी तरह के महामानव बन जाओगे, और आप जाकर के खड़े होकर के वहां पर जो स्टोन क्रशर चल रहा होगा या जो JCB लगी होंगी, आप ऐसे करोगे, उनको रोक लोगे? आप ऐसे कर लोगे क्या?
भगवत गीता से आशय क्या आपने श्री कृष्ण की उस कथा से लिया कि उन्होंने सूरज को पहले अस्त करा दिया और फिर कहा बाहर आ जाओ, हाँ भाई मार दो जयद्रथ को? पृथ्वी आपकी अकेले की नहीं है और ना आपने अकेले ने नष्ट करी है। तो आप अकेली ग्लानि माने व्यक्तिगत ग्लानि रख करके भी क्या कर लोगे? वो भी एक तरह की बेईमानी है। जो भी संकट हैं, चाहे वो अरावली के हों, चाहे जलवायु के हों, हाँ, चाहे वन्य प्रजातियों की विलुप्ति के हों, वो आपने करा है सब। क्या आपने करा है? तो आप बैठ करके कहो कि नहीं मुझे तो गिल्टी फील करना है, मुझे तो बुरा अनुभव होना चाहिए, मैं दोषी हूं, तो ये भी क्या है? ये पृथ्वी सबकी है, तो उसे बर्बाद भी करने में एक बड़ी संख्या में लोगों का हाथ रहा है। कुछ लोगों ने सक्रिय रूप से करा है और कुछ लोगों ने परोक्ष रूप से करा है, अपनी निष्क्रियता से करा है, लेकिन हाथ सबका रहा है। एक आदमी है जो ऐसे बर्बाद कर रहा है कि वो जाकर के जंगल काट रहा है, तो उसने ऐसे बर्बाद किया, और बाकी हैं वो ऐसे बर्बाद कर रहे हैं कि जंगल काटने वाले आदमी को पूज रहे हैं, बाकियों ने ऐसे बर्बाद किया। और जंगल काट करके जो उत्पाद निकल रहा है वो उसको भोग रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, बाकियों ने ऐसे बर्बाद किया। हाथ सबका है, तो आप अकेले क्या कर लोगे? तो व्यक्तिगत गिल्ट से लाभ क्या होने वाला है? और यहीं से फिर समाधान निकलता है। जब पृथ्वी सबकी है और सबने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बर्बाद करी है, तो अगर पृथ्वी बचेगी भी तो सिर्फ तब बचेगी जब 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 सब जगेंगे। आपका काम यह नहीं है कि आप कहो कि अरे ये फलानी चीज हो रही है, मैं उसको रोक नहीं पा रहा। आपको रोकने का काम, जो कुछ भी गलत हो रहा है, कहीं स्लॉटर हाउस है, आपका यह काम नहीं है कि जाकर के उस स्लॉटर हाउस में घुस के आप रोक दोगे। आप फिल्मी हीरो थोड़ी ही हो। आपका काम है कि आप पूरी जान लगा दो ये सूचना और चेतना फैलाने में कि मांसाहार क्या होता है, कि वन्य प्राणियों की विलुप्ति और जलवायु परिवर्तन में क्या रिश्ता है। क्योंकि वो स्लॉटर हाउस तभी तक चल सकता है जब उसका माल खरीदने वाला कोई हो, और जब तक उसका माल खरीदने वाला कोई है, आपने मान लीजिए उस स्लॉटर हाउस में जाकर डायनामाइट भी लगा दिया, तो क्या होगा? क्या होगा? उसके बहुत विकल्प हैं। जो उसके प्रतिस्पर्धी हैं उनको फायदा हो जाएगा, और जहां आपने डायनामाइट लगा भी दिया, 6 महीने बाद आप आओगे वो दोबारा खड़ा हो गया। ये समस्या आम आदमी की चेतना की है, और आम आदमी की चेतना को ही ठीक करके इसका उपचार हो सकता है। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे इस बात को? कभी आपको लगता है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से उपचार हो जाएगा, और कभी आपको लगता है पॉलिसी मेजर से हो जाएगा, और कभी जब आप ज्यादा ईमानदार हो जाते हो तो आपको लगता है कि पर्सनल इंटरवेंशन से हो जाएगा, पर्सनल हीरोइज्म से हो जाएगा। इनसे किसी से नहीं होने वाला। सबने बर्बाद करा है तो बचाएंगे भी सभी, और अगर सब नहीं बचा रहे तो कोई एक सुपरमैन आकर नहीं बचा सकता। बात आ रही है समझ में? आपको दिखाई दे रहा है वो बकरा है, वो कट रहा है, आप कैसे रोक लोगे? जो काट रहा है वो बोलेगा बकरे पर मेरा भी हक है भाई, मैंने खरीदा है। आप क्या कर लोगे अब? वो कहेगा इस पृथ्वी पर जितने भी जानवर हैं वो सब तेरे हैं क्या? मैं उन्हें मारना चाहता हूं, पृथ्वी मेरी भी है, मैं मारना चाहता हूं। आप कहेंगे पृथ्वी मेरी है, मैं बचाना चाहता हूं। वो कहेगा पृथ्वी मेरी भी है, मैं मारना चाहता हूं। आप उसे कैसे रोक लोगे? इंसान को जागृत करे बिना कोई समाधान नहीं है। तो आपने अगर गलती करी भी है जिसकी आपको ग्लानि होनी चाहिए, तो वो ये है कि आपने संख्या बल नहीं बढ़ाया। 100 बार बोलता हूं संख्या बल बढ़ाओ, संख्या बल बढ़ाओ। जान लगा दो लोगों को जोड़ने में अपने साथ। पर आप जान लगाने से बेहतर समझते हैं गिल्ट को पालना। आप अपने अंधेरे कोने में कमरे में बैठ करके गिल्टी अनुभव कर लेंगे, पश्चाताप कर लेंगे, रो लेंगे, खुद को ही दोषी अपराधी घोषित कर लेंगे। ये चलता है आपका।
लेकिन आप ये नहीं करोगे कि घर से बाहर निकल करके खड़े हो जाओ और कहो कि 1000 लोगों को जोड़कर दिखाऊंगा। ये आप नहीं करोगे। गिल्ट कन्वीनियंट है। गिल्ट में, अपराध भाव में सुविधा है, सुरक्षा है। और बाहर निकलकर साहसपूर्ण निष्काम कर्म करने में अहंकार को खतरा है, तो वो नहीं करता। वो कहता है हां मैं तो बुरा हूं, मैं तो दोषी हूं, मुझे दोषी मान लो, मुझे 2 चप्पल मार दो, वो ठीक है, लेकिन मैं युद्ध में नहीं उतरूंगा। आप युद्ध में नहीं उतरना चाहते। आप कायर कहलाने की पीड़ा झेलने को तैयार हो। आप भगोड़ा कहलाने का दोष लेने को तैयार हो, लेकिन आप युद्ध में उतरने को तैयार नहीं हो। आप जिस व्यक्ति से सवाल पूछ रहे हो उसने क्या करा, आप बताओ तो उसने क्या करा। क्या मैंने इंतजार करा कि मैं एक संस्था बना दूं, उस संस्था का एक बोधस्थल बना दूं और उसमें जिसको आना हो आएगा, जिसको नहीं आना हो नहीं आएगा? मैंने करा क्या? मैंने क्या करा? मैंने आपका इंतजार नहीं करा। आप अगर आज यहां बैठे हो तो इसलिए बैठे हो क्योंकि मैं आपके घर में घुस गया था। आप मेरे पास नहीं आए थे। मैं आपके मोबाइल के अंदर घुस घुस के आपको यहां लेकर के आया हूं और एल्गोरिदम मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो जो कुछ मेरे पास था, जितने संसाधन थे, वो मैंने सब प्रचार में लगा दिए ताकि मैं आप तक पहुंचूं, ताकि संख्या बल बढ़े। मैं ये थोड़ी कह सकता था कि जब इनकी मर्जी होगी तब समझ ही लेंगे। आप अपना काम करते रहिए, बाकी लोग धीरे धीरे आ जाएंगे। अरे समय नहीं है इतना, कैसे आ जाएंगे? 10-20 साल मेरे पास हैं, 10-20 साल पृथ्वी के पास भी हैं। मैं कैसे प्रतीक्षा कर लूं कि जब लोगों को अपनी ओर से बात समझ में आएगी तो आ जाएंगे? अपनी ओर से क्या समझ में आएगी? गीता तो शताब्दियों से है, अपनी ओर से आ गई थी, क्या समझ में आ गई थी? पर यह मूर्खों का, बल्कि बेईमानों का पसंदीदा तर्क होता है कि आप इतनी जबरदस्ती और इतना प्रचार क्यों करते हैं? आप अपनी बात कहिए, जिसको सुननी होगी, जिसको समझनी होगी, वो खुद ही आ जाएगा अगर बात में दम होगा तो। क्या कृष्ण की बात में दम नहीं था? कृष्ण की बात में तो पूरा दम है, पर गीता समझी कितनों ने? बात में दम होना पर्याप्त नहीं होता, अहंकार के घर में घुसकर उसको मारना पड़ता है। संख्या बल बढ़ाने के लिए जो करना हो करो, क्योंकि आम आदमी ही है जो उत्तरदायी है। अगर अपनी सक्रियता के द्वारा नहीं तो अपनी निष्क्रियता के द्वारा उत्तरदायी है वो। जब तक उसको जगाओगे नहीं तब तक रोने से कुछ नहीं मिल जाएगा कि अरे अरे मैं क्या करूं, पृथ्वी बर्बाद हो गई मेरे जीते जी, मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं महा अपराधी हूं। रो लो। और मुझे सबसे ज्यादा समस्या ना ये जो तथाकथित इज्जतदार लोग होते हैं इनसे होती है, जो कहते हैं भाई देखो हम सीरियस किस्म के लोग हैं, हम थोड़े ही जाकर के अब 5 लोगों को इकट्ठा करेंगे, उनको कुछ बताएंगे। हम तो बस मतलब हम खुद समझ रहे हैं, हम खुद सुन रहे हैं। भाई ये कृष्णमूर्ति का समय नहीं है कि आपने बहुत अपनी ऊंची जगह पर बैठ करके बातें बोल दी, जिसको सुननी है सुनी, जिसको नहीं सुननी तो नहीं सुनी। यह समय घर में घुसने का है, यह समय अपमान का दर्द उठाने का है, उसके पास भी जाने का है जिसके पास पता है जाओगे तो वो आपके मुंह पर थूक देगा, फिर भी उसके पास जाओ। पर हमारी कम्युनिटी में भी बहुत ज्यादा इज्जतदार लोग हैं और वो एक तरह का प्रायश्चित करने के लिए डोनेशन कर देते हैं। वो कहते हैं हम तो कुछ नहीं कर पा रहे, पर हमें पता हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो एक काम करिए, इस बार ये 1000 रुपये ज्यादा डोनेशन रखो अपनी जेब में, अपनी डोनेशन। संस्था तुम्हारी डोनेशन इकट्ठा करने के लिए थोड़ी ही है, संस्था का एक मिशन है। अगर वो मिशन ही नहीं पूरा हो पाया तो इस डोनेशन का क्या करेंगे? और थोड़ा सा समय है। आप लोग बहुत ज्यादा इज्जतदार हो। आपकी बिल्कुल ऐसे जान सूख जाती है अगर कोई आपको, वो जो मां बहन वाली गाली होती है वो तो दूर की है, कोई आपसे कड़े रुख में भी बात कर दे तो आपको लगता है अरे दैट्स अ ब्लॉट ऑन माय रिस्पेक्टेबिलिटी।
मुझे कई बार सलाह दी गई है कि YouTube पर जो कमेंट्स आते हैं उनको मॉडरेट क्यों करवाते हैं। देखने दीजिए ना पूरी जनता को कि हिंदुस्तान कैसा है। मैंने कहा भाई देखो, अगर विरोध आ रहा हो तो विरोध बिल्कुल पब्लिश कर दो कमेंट में, जो भी हो। डिसेंट से, विरोध से, असहमति से मुझे कोई समस्या नहीं है, पर कहीं कोई विरोध नहीं है, कोई असहमति नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गालियां हैं। गालियां, सिर्फ और सिर्फ गालियां। किसी के पास बौद्धिक तल पर विरोध करने के लिए कोई तर्क है ही नहीं। या तो गालियां हैं या झूठ है, मिस इन्फॉर्मेशन। और वो तो मैं पब्लिश नहीं होने दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर मैं झूठ को, मिस इन्फॉर्मेशन को पब्लिश होने दे रहा हूं तो इसका मतलब है मैं उसको फैलाने में साझेदार हो गया। मैं अपना प्लेटफॉर्म, मैं 6 करोड़ लोगों का प्लेटफॉर्म किसी झूठ बोलने वाले का कमेंट पब्लिश करने के लिए क्यों इस्तेमाल होने दूं? उसको झूठ बोलना भी है तो जाकर के खुद बोलना, अपना तेरा जो भी है। पर हम वो गालियां खाते हैं, रोज खाते हैं। आपको गाली खाने से बहुत समस्या है। आप अपनी नाजुक सी इज्जत बचाए घूम रहे हो। नहीं नहीं नहीं, नो नो नो। किसी को वीडियो फॉरवर्ड करते भी हो, कई बार देखता हूं लोग दिखाते हैं कि फॉरवर्ड करा है हमने किसी को, उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देंगे कि आचार्य जी का वीडियो देखो। तो उसमें क्या लिखा हुआ है? यू मे कंसिडर लिसनिंग टू हिम। वे क्या ये तुमने फ्री स्पीच की वर्कशॉप चला रखी है? क्या है ये? खुद तो कह रहे हो कि तुम्हें इतना फायदा हुआ है कि तुम्हारी जिंदगी बदल गई, तो बाहर आकर के घोषणा क्यों नहीं करते हो उसी आदमी के सामने जिसको फॉरवर्ड कर रहे हो? क्या नहीं है तुम्हारे पास? ईमानदारी नहीं है कि ग्रेटिट्यूड नहीं है? बोलो ना उसको। ये लिख के क्यों भेज रहे हो कि दिस कैन बी कंसिडर्ड? लिखो दिस मैन चेंज्ड माई लाइफ। और इसलिए नहीं कि जो आदमी खड़ा है वो तुम्हारा अनुग्रह या ग्रेटिट्यूड साथ लेकर मरेगा, इसलिए क्योंकि जब ये लिखोगे तो बात फैलेगी। और इसलिए क्योंकि ये बात जो तुम लिखोगे वो झूठ नहीं है, वो सच है। और सच नहीं है तो मत लिखना। पर खुद ही मेरे सामने आकर बोलते हो, अभी आपने बोला आचार्य जी आपने मेरी जिंदगी बदल दी, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, तो मुझे क्यों बता रहे हो यार? जाकर पूरी दुनिया को बताओ ना। पूरी दुनिया को तो तुम बताते नहीं। जब पूरी दुनिया को बताते नहीं तो संख्या बल बढ़ता नहीं। जब संख्या बल नहीं बढ़ता तो इस प्लेनेटरी क्राइसिस को कैसे रोके हम? सारी लड़ाई हमने डिजिटली लड़ी है, क्योंकि ये समय ब्रिक एंड मोर्टार का नहीं है। ये समय नहीं है कि मैं कहीं पहाड़ पे जाकर के कोई आश्रम बना दूं और उसमें अधिक से अधिक 1000 लोग आ सकते हैं या 2000 आ सकते हैं। 1000-2000 से क्या होगा? क्या होगा 1000-2000 से? और पैसा बहुत लग जाएगा 1000-2000 बनाने में। ना हमारे पास पैसा था और ना हमें कोई आश्रम बनाने में कोई लाभ दिखाई दिया। काम सारा हमारा डिजिटल है, और डिजिटल काम इस वक्त वैलिडिटी पाता है एआई से। क्योंकि डिजिटली तो बहुत सारी वॉइसेस, जिसके जो मन में आता है लिख देता है। सोशल मीडिया पर, इधर उधर, वेबसाइट पर, व्लॉग पर लोग सब कुछ लिखते रहते हैं अपना। उसमें से क्या सही है क्या गलत है उसका जज अब कौन बन बैठा है? एआई बन बैठा। आपको कहीं कुछ बात तय करनी होती है तो आप जाकर के चैट से या ग्रॉक से पूछते हो, ग्रॉक प्लीज टेल मी द रियलिटी ऑफ दिस। आपने कभी सोचा कि चैट, ग्रॉक, जेमिनी ये आपको रियलिटी कैसे बता पाएंगे अगर वो रियलिटी आप खुद ही बाहर जाकर के डिक्लेयर नहीं कर रहे हो? तो जो हमारे काम को रोकने वाले लोग हैं वो छतों पर चढ़कर चिल्ला रहे हैं डिजिटली, और एआई उनकी बात को पिक करता है रेडिट से, कोरा से। और हमारे काम को लेकर जब कोई सवाल पूछा जाता है तो एआई उनकी बात बता देता है, क्योंकि आप लोग इतने इज्जतदार हो कि आपके मुंह में जबान नहीं है। अब इज्जतदार हो कि डरपोक हो आप जानो। पर मुझे यह पता है कि ग्लानि से कुछ नहीं होता।
अपने आप को कहना मैं रह गया, मैं तो क्या करूं, मेरी नीयत अच्छी थी पर मैं कुछ कर नहीं पाया आचार्य जी आपके लिए, या कि इस पृथ्वी के लिए कुछ कर नहीं पाया। तो मैं तो आपसे कहूंगा कि जाओ देखो क्या कहती हैं हमारी किताबें, न दैन्यम न पलायनम। दीनता जैसी कोई चीज नहीं है। मुझे तो दिख भी गया होगा मैं लड़ाई बुरी तरह हार चुका हूं, और आखिरी दिन आखिरी मिनट है मेरा, मैं तब भी लड़ रहा हूंगा। मुझे पता होगा ये हारी हुई लड़ाई, इसमें कुछ नहीं है। मैं ये थोड़ी कहूंगा कि मैं अब बैठ के रोऊं, अब तो कुछ हो नहीं सकता, अब तो बस छूट गई, अब तो मरने का समय आ गया। लेकिन आप लोगों को दीनता बहुत प्यारी है। इतनी बार बोला वेदांत में मजबूरी विवशता ऐसी कोई चीज होती नहीं है। क्यों कह रहे हो कि मैं इस वजह से रुका हुआ हूं? कोई वजह नहीं है। और ये तुमसे कहा नहीं जा रहा है कि सुबह की फ्लाइट लेकर के ब्राजील चले जाओ और अमेजन की आग को तुम्हें अकेले और निहत्थे बुझाना है। ये बोला क्या? ऐसा बोला? कोई असंभव काम करना है? जिन गांवों में, जिन शहरों में, जिन सोसाइटीज में, जिन मेट्रोज में आप रह रहे हैं, वहीं पर जितने ज्यादा लोगों को हो सके, सैकड़ों को, हजारों को आपको जगाना है। ये करना है। पर आधे तो यहां पर आए भी छुप छुप के होंगे। कईयों की धुकधुकी बंधी होगी कि कहीं अकाउंट स्टेटमेंट में दिख ना जाए यहां का टिकट खरीदा है, तो उन्होंने अपने किसी दोस्त वगैरह के खाते से खरीदा होगा। संस्था से आपका रिश्ता वैसा ही है जैसा कुंती का सूर्य से था, कि प्यार तो है पर जमाने को नहीं बता सकते। और फिर उससे महाभारत ही होती है। कर्ण को बहाया नहीं होता ना तो महाभारत भी नहीं होती। आप अपने कर्ण को रोज बहा देते हो। और सूर्य का अस्त होगा, यहां कोई देवता नहीं खड़ा हुआ है, ये सूरज तो ढलेगा, फिर ग्लानि करते रह जाना। मुझे कबीर साहब से जो मिला वो मैंने छुपा कर रखा। कमरा बंद करके, बाथरूम बंद करके, धीरे धीरे चुपके चुपके गाता था, या निकला जमाने में और दहाड़ दिया? बोलो। और आज नहीं, आज से 7-8 साल पहले बोला था कि मर रहा हूंगा तो एक निर्गुणी भजन सुना देना साहब का, ये गंगा जल वगैरह लाने की कोई जरूरत नहीं है। याद है? वीडियो के शीर्षक में शायद फैन बॉय लिखा हुआ है। तो मुझे तो अगर प्यार है तो मैंने ऐलान भी किया। आपका कौन सा प्यार है कि प्यार भी करना है और इज्जत भी बचानी है? मैं तो कुंती हूं और रोऊंगी फिर टप 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 टप। नहीं है समय आंसू बहाने का भी। बहुत दुख हो रहा हो अपने आसपास जो हो रहा है उसको देखकर, तो भी आंसू मत बहाओ। दुख जितना बढ़े उतना हथियार उठाओ, लड़ो। आंसू बहा के क्या मिलेगा? बोलिए।